12 जुलाई 2022 के एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे टेबल पर हैं 5 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अमरनाथ यात्रा और अभी जो हादसा हुआ है उसके साथ जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पर एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या था। विल टॉक अबाउट इट। उसके बाद वी हैव इंडिया चाइना को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। फिर एविएशन सेक्टर की सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। शशि थरूर साहब ने एक आर्टिकल लिखा है कि वाई द वर्ल्ड नीड्स पीस इन यूक्रेन। और फिफ्थ जो आर्टिकल है ये इंडियन बैंकिंग में फॉल्ट लाइन या फिर इश्यूज़ क्या क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आर यू रेडी? आई थिंक यस। तो लेट्स क्रैक ऑन। As we all know, dear friends, अभी अमरनाथ यात्रा में जो हादसा हुआ है हमने दुआ प्रार्थना भी की थी, isn't it? कि एक बहुत ही दुखद घटना हुई। अमरनाथ यात्रा से पहले पता है इस साल ऑफिशियल्स जो हैं वो क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि अभी तक का हाईएस्ट एवर पिलग्रिम फुटफॉल, यानी कि जो कुंभ मेला है, कुंभ मेले में जितने लोग इकट्ठा होते हैं ना, उतने ही लोगों को या फिर उतन मीन्स वो जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को मैच करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर ऑफिशियल्स कर रहे थे। यानी कि अमरनाथ यात्रा को ग्रांड बनाने के लिए जो भी कोशिश की जा सकती है वो सारी कोशिश की। नाउ द थिंग इज, कुंभ का मेला जहाँ पर होता है ना उसकी हाइट है 90 मीटर्स अबव सी लेवल। अमरनाथ यात्रा जो है उसकी हाइट है 3888 मीटर्स। एक डिफरेंस है ना, कितना बड़ा डिफरेंस है, लगभग 4000 मीटर ऊपर। और आप समझ लीजिए लगभग वी आर टॉकिंग अबाउट 4 किलोमीटर ऊपर अरेंजमेंट्स करना और सी लेवल से 90 मीटर थोड़े ऊपर अरेंजमेंट करना, उसमें कितना बड़ा डिफरेंस होता है। तो ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि ये जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज़ करने के चक्कर में हमने कितने सारे लोगों का जीवन जो है वो रिस्क में डाल दिया। फ्राइडे का जो ये डेडली क्लाउड बर्स्ट हुआ, यानी कि अचानक से बारिश होने लगी, और आईएमडी का जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है ना वो भी ये डेडली क्लाउड बर्स्ट या फिर एक अचानक से जो ये क्लाउड बर्स्ट हुआ इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि इतनी हाई इंटेंसिटी में लोकल रेनफॉल जो है वो इतना ज़्यादा होगा। इट वॉज अनएबल टू कैच। तो वी नीड मोर एडवांस्ड सिस्टम। लेकिन एडवांस सिस्टम्स की भी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम इतने सारे लोगों को यहाँ पर इकट्ठा नहीं करेंगे। तो हमें इतनी ज़्यादा और ये भी होगा ना फ्यूचर में तो कि इतनी एडवांस सिस्टम आ जाएगी तो फिर आप एक बड़े लेवल पर यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करेंगे, विच इज़ वेरी वेरी रिस्की। रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि जहाँ पर टेंट्स लगाए गए थे ना वो टेंट्स ऑलरेडी जो एक रिवर का जो रास्ता होता है, रिवर बेड जिसको कहते हैं, राइट, रिवर का जो रास्ता होता है उसको रिवर बेड कहते हैं। अब ये ड्राई रिवर बेड में इसको लगाया गया था। रिवर बेड का नाम ही हमें ये बात बता देता है कि इनकेस अगर बारिश हुई तो नदी का रास्ता जो है वो यहाँ से गुजरता है, भले ही वो ड्राई हो, लेकिन इट्स लाइक ए कैनाल जो है उसमें पानी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कैनाल में कभी पानी नहीं आएगा। ऊपर से अगर डैम जो है उसमें से पानी रिलीज़ किया गया तो ये कैनाल भले ही ड्राई है, इसको भरने में कुछ ही वक्त लगेगा। तो ये जो ऑब्सेशन रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करना है और इस साल तो सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो तोड़ देने हैं और ये गलती करना, ये एज़ पर द रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि ये टेंट्स जो हैं वो ड्राई रिवर बेड में लगाए गए थे। 1996 में अमरनाथ में ऐसा ही एक हादसा हुआ था, इससे थोड़ा सीवियर था। 243 लोगों की मृत्यु हो गई थी 1996 में। और उस समय पर ये हादसा जब हुआ उसके बाद नीतीश सेन गुप्ता की कमेटी, रिमेंबर दिस नेम, आपको पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, क्योंकि ये अमरनाथ में हादसा हुआ है तो नेक्स्ट प्रीलिम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि नीतीश सेन गुप्ता कमेटी जो है किस चीज़ को लेकर थी। तो इट वाज अबाउट अमरनाथ यात्रा की सेफ्टी को लेकर। और इस कमेटी ने क्या कहा है, पे अटेंशन हियर। कमेटी ये कहती है कि एक दिन में 3000 ट्रैवलर्स को ही अलाउ किया जाए, ये एक मैक्सिमम सीलिंग रखी है, इससे ज़्यादा नहीं। 3000 ट्रैवलर्स पर डे, दैट्स इट। ये नीतीश सेन गुप्ता कमेटी ने रेकमेंड किया है। और यहाँ पर ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं,
8 लाख पिलग्रिम्स को इस पिलग्रिमेज सीजन में इकट्ठा करने की बात थी, यानी कि हर रोज़ 18,605 पिलग्रिम्स पर डे। कहाँ 3,000 और कहाँ ये मल्टीप्लाइड 3,000 इंटू 6 करेंगे तब आपको 18,000 बढ़ेगा। तो 6 गुना ज़्यादा लोग हम यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं, जो नितिन सेन गुप्ता कमेटी ने कहा है उससे 6 गुना ज़्यादा। तो अब तो पता चल गया ना कि मिस्टेक्स जो हैं वो कहाँ पर हैं। वी नीड टू अवॉइड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। कितने सारे परिवार और कितनी एनर्जी, कितना टाइम, कितने परिवार जो हैं वो बिखर गए हमेशा हमेशा के लिए। कितने सारे लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो गई, कितने सारे लोग जो हैं वो इंजर्ड हो गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को कितना ज़्यादा फिर सारा ऑपरेशंस उठाना पड़ता है। जो रेस्क्यू टीम के लोग हैं उनका जीवन जो है वो भी रिस्क डेफिनेटली है। लाइक आप लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जाएंगे तो यू आर पुटिंग योर लाइफ इन रिस्क एज वेल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोच समझ कर अब इस प्रकार के पिलग्रिम्स, जो हमारे पास फैसिलिटीज़ काफ़ी बढ़ चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि हम नेचर को प्रेडिक्ट कर सकें, नेचर को कंट्रोल कर सकें। उसका एक बेस्ट एग्जांपल यही है कि IMD का जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है वो इस अचानक से होने वाले क्लाउड बर्स्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था। तो हमारी लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए और इस एरिया की जो हाइट है 3,888 मीटर्स इट्स ह्यूज इज़न्ट इट, ये एक अच्छा एल्टीट्यूड है। तो लेट्स होप कि ये एक आई ओपनर रहेगा एंड लेट्स होप के फ्यूचर में हम इस प्रकार की मिस्टेक्स जो है वो नहीं करेंगे। फिर बात करते हैं इंडिया और चाइना के बारे में। 7 जुलाई को, यानी कि आज से 5 दिन पहले की बात है, जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर यांग यी के साथ उनकी मुलाकात हुई। कहाँ पर? G20 की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग कहाँ पर हुई थी? चलिए आपके लिए ये प्रश्न है, राइट। इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देना है। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। आपको कुछ और प्रश्न भी शायद मैं पूछूंगा। अब ये जो मीटिंग हुई, दिस इज़ लाइक सेकंड मीटिंग, एक लंबे समय के बाद मार्च 2022 में दोनों नेताओं के बीच में मीटिंग हुई थी, मार्च 2022 में। और फिर जो मीटिंग हुई वो जुलाई में, यानी कि 4 महीने के बाद ये मीटिंग हुई। अब मीटिंग्स हो रही हैं, दिस मीन्स कि दोनों साइड्स जो हैं वो एंगेजमेंट को कंटिन्यू रखना चाहती हैं, विच इज़ ए पॉजिटिव थिंग। दूसरी चीज़, मीटिंग्स हो रही हैं, इसका मतलब ये भी है कि दोनों को ये रिलेशनशिप में जो लो लेवल चला गया है दोनों देशों के बीच में, बायलैटरल रिलेशनशिप जो है वो अच्छा नहीं रहा है बिकॉज ऑफ दिस LAC इश्यू, तो इसको लेकर भी चिंता है। तो चलो ये भी एक पॉजिटिव बात है। लेकिन इंडिया ने क्या कहा है? इंडिया ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि अगर आपको हमारे साथ रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है, अगर आपको नॉर्मल से लानी है रिलेशनशिप में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सारे के सारे बाउंड्री के जो क्राइसिस हैं उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और जो फ्रिक्शन एरियाज़ हैं, जहाँ पर इश्यूज़ चल रहे हैं, तो यहाँ पर डिसएंगेजमेंट, यानी कि आपकी जो सेना है उसको यहाँ से हटा दीजिए। इसके साथ भारत ने ये भी कहा है कि जो मीटिंग है इनका मोमेंटम बराबर होना चाहिए, राइट, सस्टेनेबल, या फिर आप मोमेंटम को सस्टेन कीजिए। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपको बिज़नेस करना है, ए है, आपका नाम ए है और आपको बी के साथ बिज़नेस करना है। आप ए और बी के बीच में मीटिंग की बात आप करते हैं, आप मीटिंग के लिए बी को बुलाते हैं, तो फर्स्ट मीटिंग के लिए बी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग के लिए आप बुलाते हैं तो उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है, कोई बहाना निकाल दिया, कुछ भी किया। तो जब मीटिंग होनी चाहिए वो नहीं होती और 4-5 महीने के बाद वो फिर भी मीटिंग में आता है। तो इस प्रकार का अगर मीटिंग में मोमेंटम नहीं रहेगा तो काम करने का मज़ा नहीं आएगा। सेम थिंग गोज़ विद 2 कंट्रीज एज वेल। लास्ट जब बातचीत हुई थी 4 महीने पहले की बात है, जैसे मैंने आपको बताया 11 मार्च को, तो उस टाइम पर जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है हॉट स्प्रिंग में, फिर देपसांग है, देमचौक हैं, तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं वो रिजॉल्व नहीं हो पाया। अभी भी वहाँ पर डिसएंगेजमेंट जो है वो नहीं हुआ है, कोई ब्रेक थ्रू जो है, कोई सॉल्यूशन हम नहीं निकाल पाए। चाइनीज़ ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया G20 के टाइम पर, तो उन्होंने LAC क्राइसिस के बारे में कोई भी मेंशन नहीं किया है। ये इस बात का इशारा है कि चाइना के लिए ये LAC वाला इश्यू जो है ये अभी फ़िलहाल प्रायोरिटी नहीं है। चाइना क्या चाहता है? चाइना ये चाहता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए
रशिया और चाइना का तो एक्सेस हो चुका है, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, राइट। अब ये चाहता है, चाइना ये चाहता है कि इंडिया जो है वो एससीओ के माध्यम से, ब्रिक्स के माध्यम से और ऐसे जो मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर चाइना, रशिया, इंडिया और दूसरे देशों को मिलकर वेस्ट का सामना करना चाहिए, वेस्ट को रोकने की ज़रूरत है, इसमें हमें और पार्ट, वो चाहता है कि एक फेयर इंटरनेशनल ऑर्डर बने। अब आप एक अगर फेयर इंटरनेशनल ऑर्डर चाहते हैं तो पहले आप तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर लीजिए। जो यूएन्स उन क्लोज के जो फिलीपाइंस के सामने जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो 9 डैश लाइन वाली बात चाइना ने बताई कि ये 9 डैश लाइन यानी कि पूरा जो साउथ चाइना सी है वो हमारा है, इस प्रकार का जो उनका दावा है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको उनक्लोज के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। फिलीपाइंस वो केस जो है वो जीत गया, लेकिन चाइना जो है वो ऐसे मौके पर चीज़ों को फॉलो नहीं करता है। भारत ने उनको क्लियरली बताया था कि आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो भले ही आपके लिए अच्छा हो, लेकिन ये जम्मू एंड कश्मीर, उस टाइम पर जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट था, आज अगर हम प्रिसाइसली बात करें तो हमारा जो अभी का लद्दाख वाला जो रीजन है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, तो इसमें जो गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन है वहाँ से उनका बीआरआई का प्रोजेक्ट निकल रहा है जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से हम जानते हैं। तो भारत ने कहा था कि देखिए ये अभी इश्यू हमारा पाकिस्तान के साथ चल रहा है, तो आप इसमें ये आपका प्रोजेक्ट जो है वहाँ से मत निकालिए। तो चाइना ने पता है क्या जवाब दिया कि जब ये चीज़ आपके कंट्रोल में आ जाएगी ना तब हम आपके साथ नेगोशिएशन कर लेंगे, अभी फ़िलहाल पाकिस्तान के कंट्रोल में, तो हम उनके साथ ही बातचीत करेंगे। तो इस प्रकार का एटीट्यूड आप दिखाते हैं और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम आपके साथ मिलकर वेस्टर्न वर्ल्ड के खिलाफ जाएँ, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन फॉर श्योर। और यहाँ पर इतनी मीन्स एलओसी को लेकर बातचीत हो रही है, मीटिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी या फिर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस चाइना दे रहा है ये नज़र नहीं आ रहा है, ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है उनकी एक्शन से। शब्द वो बोल रहे हैं लेकिन एक्शन जो है वो मैच नहीं कर रही है उनके शब्दों को, तो ये चिंता का विषय डेफिनेटली है। इसका मतलब ये भी है कि एक लॉन्ग टर्म के लिए ये इंडिया चाइना वाला एलएसी वाला इशू जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। स्क्रीन पर क्या है? एरोप्लेन है, राइट, पैसेंजर प्लेन है। कुछ दिनों पहले हमने करंट अफेयर्स में भी इसके बारे में बात की थी, राइट। अब हमारे ये देश की एक कंपनी है, एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट, तो स्पाइस जेट को लेकर काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं, राइट। बर्ड हिट्स पिछले 30 दिनों में काफ़ी ये सारी चीज़ें, correct windshields, component failure, engine compressor surges, blade failures, flight deck indicators, system related warnings, flight diversions, mid-air engine shutdowns, pressurization problem, severe turbulences, ये सारी चीज़ें। और ज़्यादातर ये सारी कंप्लेंट्स जो हैं वो स्पाइस जेट से आ रही हैं। डीसीजीए ने एक शो कॉज नोटिस भी दी है और इसमें यह पाया गया है कि सेफ्टी मार्जिन्स जो हैं तो डिग्रेड हो चुके हैं, इंटरनल ओवरसाइट जो है ये काफ़ी ख़राब हैं, मेंटेनेंस एक्शन जो है वो पर्याप्त नहीं लिए जा रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स जो हैं इनकी शॉर्टेज है स्पाइस जेट के पास, और रिपीटेड स्नैग्स यानी कि इश्यूज़, प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं। और ये एक बड़ा चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि बार बार अगर इस प्रकार के स्नैक्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी जो सेफ्टी ओवरसाइट सिस्टम है वो पर्याप्त नहीं है, उसमें कुछ फॉल्ट्स हैं। आपका जो कंपनी का कल्चर है, आप समझिए कि चलिए पैसेंजर्स तो आपके रिलेटिव्स नहीं हैं, मीन्स पैसेंजर्स जो हैं उनकी वजह से ही आपका बिजनेस चल रहा है, बट लेट्स इमेजिन कि पैसेंजर्स जो हैं उनके प्रति आपका कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, लेकिन आपके पायलट्स जो आपका यूनिफॉर्म पहनते हैं, आपकी कंपनी को चलाते हैं, आपकी एयर होस्टेसेस, राइट, तो ये लोगों को आप ऐसे प्लेन्स पर चढ़ा रहे हैं जिनकी सेफ्टी प्रॉपर नहीं है, और शो कॉज नोटिस मिलने के बावजूद भी जस्ट इमेजिन कि ये कंपनी जो है वो ऑपरेशंस कर रही है, इनके प्लेन अभी भी उड़ रहे हैं, तो क्या कोई बड़े साहब को फ़ोन करवा दिया है कि भाई इनको चलने दीजिए, बाकी का वो देख लेंगे, हम देख लेंगे, जो कार में और नॉर्मल चीज़ों में जो रोड पर होता है कि आपके टायर्स बराबर नहीं हैं और पुलिस वालों ने आपको पकड़ा, राइट, कि भाई आपके टायर्स जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, कभी भी ये फट सकते हैं, दूसरे लोगों के लिए ये जान का ख़तरा है। तो आपने किसी आईपीएस ऑफिसर को कॉल लगा दिया उस रीजन के, और आईपीएस ऑफिसर ने कहा कि जाने दीजिए, वो मेरे रिश्तेदार हैं, कोई बात नहीं, वो चेंज कर लेंगे टायर। आप कहेंगे जी ठीक है साहब, जय हिंद,
जाने दोगे? तो क्या इस प्रकार से फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं हमारे देश में? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है ना, कि जस्ट इमेजिन कि हमें लगता है कि सबसे सेफेस्ट है प्लेन में ट्रैवल करना, और वैसे भी भारत का नाम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर सेफ्टी के वो कैटेगरी में आप देखेंगे तो वी आर नॉट द सेफेस्ट, राइट। वैसे भी इन जनरल हमारे यहाँ पर सेफ्टी को लेकर काफ़ी इश्यूज चलते रहते हैं, कल्चर का पार्ट ही नहीं है इतना ज़्यादा सेफ्टी। धीरे धीरे कोशिशें हो रही हैं, अच्छे ऑफिसर्स हैं, अच्छा काम हो रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन फिर भी सेफ्टी जो है वो एक खर्च के तौर पर ही देखी जाती है। आपने कभी ट्रक्स में, मीन्स नए ट्रक्स की बात नहीं है, पुराने ट्रक्स में कभी सीट बेल्ट देखे? पुराने ट्रक्स में कभी आपने ये सीट बेल्ट्स और दूसरी एक चीज़ भी, मैं एयरबैग्स, आई वाज गोइंग टू टॉक अबाउट एयरबैग्स, तो क्या आपने एयरबैग्स और ये सारी चीज़ें हमें ट्रक्स में देखने को मिलती हैं? ट्रक्स को छोड़ो, बहुत सारे ऐसे कॉमर्शियल व्हीकल्स जो मिल रहे हैं अभी, छोटा हाथी ये वो एक्सेट्रा, तो उसमें भी नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें क्या इंडिकेट कर रही हैं कि अगर मीन्स एक्सपेंसिव कार है तो जो पैसे वाला व्यक्ति है उसका जीवन इम्पोर्टेंट है, ऐसे जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं तो उनका जीवन क्या इम्पोर्टेंट नहीं है? ऐसे प्रश्न उठने चाहिए। फायर क्रैकर की जो फैक्ट्रीज़ होती हैं तो वहाँ पर बच्चे काम कर रहे हैं, आग लग रही है, राइट, तो कौन संभालेगा? अभी अमरनाथ का केस हमने देखा, दुनिया में सबसे ज़्यादा रोड्स पर किसी की मृत्यु होती है तो हमारे देश में, ये मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि टेररिस्ट से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु जो हैं वो रास्तों में जो पडल्स हैं, खड्डे हैं, उसकी वजह से हो रही है। 8,000 जितने लोग हमारे देश में हर साल खड्डों की वजह से मरते हैं। तो कौन है इसका जवाबदार? मीन्स हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग्स? और अब एयरलाइन में भी इस प्रकार की चीज़ है। इट्स अ मैटर ऑफ शेम, इज इट? अब बात करते हैं यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इसको लेकर आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में शशि थरूर साहब ने एक आर्टिकल लिखा है। कुछ दिनों पहले भी मैंने आपको दोनबास रीजन बताया था। दोनबास जो है ये रिच इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चरल एरिया है। कोयले का भी रिसोर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। अब जब हम दोनबास रीजन की बात करते हैं तो ये दोन्यात्स्क और लुहांस्क रीजन जो है, ये पूरा का पूरा रीजन, तो इसको दोनबास रीजन कहता है, ठीक है, ये यूक्रेन का है। बस इससे ज़्यादा मैं जियोग्राफिकल डिटेल्स में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये रिपीटेटिव इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। अब अभी तो कोई भी ऐसे सीरियस पीस एफर्ट्स जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे। इजराइल ने ट्राई की, फेल हो गया। टर्की ने ट्राई की, उन्होंने भी छोड़ दिया। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो हैं एंटोनियो गुटरेस साहब, वो गए थे दोनों देशों की यात्रा पे, मॉस्को में भी गए, कीव में भी गए, और उनके जाने के बाद इतनी इम्पैक्ट आई कि ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ जो हैं वो पहुंचने लगी, लेकिन मिलिट्री ट्रूस यानी कि सीज़ फायर को लेकर इतनी कोई ख़ास इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट नहीं हो पाए बाय यूएनएससी, यानी कि यूएनएसजी, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस साहब। ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ हो गई लेकिन युद्ध नहीं रोका, नहीं रोक पाए ऐसा। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है, शायद आपने इनका नाम सुना होगा। इनका नाम है हेनरी किसिंजर। और हेनरी किसिंजर जो हैं ये एक बहुत ही फेमस एक स्टेट्समैन है, राइट, यूएसए के हैं, और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ों में उन्होंने ग्लोबल लेवल पर काम किया है। तो लास्ट मंथ डेवोस में जो मीटिंग हुई थी, अब वो 99 ईयर्स के, ये पुरानी तस्वीर है, अभी की तस्वीर कुछ इस प्रकार की हैं। इज़ लाइक 99 ईयर्स ओल्ड, राइट, गॉड ब्लेस हिम। उन्होंने कहा कि इसका सॉल्यूशन एक है, स्टेटस क्यो एंटे बेलम, यानी कि 24 फरवरी को जो जहाँ पर था उससे पहले वहाँ पर अपनी अपनी जगह पर लोग वापस चले जाए, यानी कि रशिया जो हैं वो अपनी पुरानी पोजीशन पर चला जाए और यूक्रेन जो हैं ये वाला एरिया खाली हो जाए। इनका ये सजेशन है और उनका कहना ये है कि ये वेस्ट के लिए और यूक्रेन के लिए भी एक जीत होगी और रशिया के लिए भी जीत होगी, ऐसा उनका कहना है, राइट। डोंट जंप टू कंक्लूजन, उनका ये सजेशन है। उन्होंने ये डेवोस में ये कहा कि ये युद्ध जो है वो इस प्रकार से हम रोक देंगे तो इट विल क्रिएट ए विन विन सिचुएशन, कि जो पहले की बॉर्डर हैं, लेट मी शो यू हियर व्हाट ही इज सेइंग इज कि ये वाली यहाँ तक जो थे सिपाही, राइट, ये वाला एरिया भी 2014 से रशिया के द्वारा जो लोग हैं उनके द्वारा ही कंट्रोल किया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए ना कि यहाँ तक रशिया जो है वो वापस चला जाए और यहाँ तक यूक्रेन जो है उसको आज़ाद किया जाए, या फिर रशिया यहाँ से निकल जाए, तो इट विल क्रिएट ए विन विन सिचुएशन डेफिनेटली।
रशिया अगर युद्ध रोक देगा तो यूक्रेन और वेस्ट के लिए ये एक जीत की बात होगी। और उन्होंने ये कहा, ये उनको कोट करके मैं क्विकली पढ़ दूं आपके लिए कि इफ़ द वॉर एंड्स एज आई स्केच्ड एट डेवोस आई थिंक इट विल बी अ सब्सटेंशियल अचीवमेंट फॉर द एलाइज। NATO will have been strengthened by the addition of Finland and Sweden, creating the possibility of defense of the Baltic countries. Ukraine will have the largest conventional ground force in Europe linked to NATO. Russia will have been shown that the fear that has hung over Europe since the World War II of a Russian army descending can be prevented by the NATO conventional action. For the first time in recent history, Russia would have to face a need for coexistence with Europe as an entity, rather than America being the chief element in defending Europe with its nuclear forces. बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर बताऊं तो अगर रशिया वापस चला जाता है तो नेटो की भी जीत होगी, नेटो और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, फिनलैंड और स्वीडन इसके पार्ट बन जाएंगे। पहले ऐसा था कि अमेरिका ही पूरे यूरोप को बचाता था, लेकिन अब यूरोप जो हैं उसको भी रशिया को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। यूरोप जो है वो अपने आप रशिया के साथ जो है वो मिलकर एक प्रकार की ताकत बन के रशिया का सामना कर पाएगा, एक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी यूरोप की। लेकिन प्रश्न यह है कि रशिया वापस क्यों जाएगा, मीन्स रशिया इस प्रकार के फॉर्मूला को क्यों एक्सेप्ट करे। आई डोंट थिंक सो रशिया विल एक्सेप्ट इट, और वो भी इतना सारा मिलिट्री लॉस के बाद 7 जनरल्स जो हैं उनकी मृत्यु हो गई अभी तक के युद्ध में। और रशिया ने ये सोचा था कि क्विकली 15-20 दिनों के अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो वाइंड अप कर देंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। राइट, रशिया जो है वो अब धीरे धीरे करके बहुत सारे रीजन्स को कंट्रोल करते जा रहा है और लगभग पूरा दोनबास जो है वो उनके कंट्रोल में आ जाएगा। थोड़े समय के अंदर पूरा दोनबास रीजन आ सकता है। मैरीपोल नाम का जो पोर्ट है वो आई थिंक उनके कंट्रोल में ऑलरेडी आ चुका है। तो रशिया ऐसे थोड़ी रुकेगा। रशिया को अगर आपको रोकना है तो एक चीज़ हो सकती है कि अगर पूरी दुनिया मिलकर इतने सीवियर सैंक्शंस लगाए कि वो अनबेरेबल हो जाए, रशिया के लिए जीना पॉसिबल ना हो, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है इसका एक सामूहिक निषेध है, यानी कि एक कोलेटरल डैमेज है जो पूरी दुनिया भुगत रही है। कोविड-19, उसके बाद लॉकडाउन हुए, अनलॉकिंग हुई, अब ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, सप्लाई चेन में इश्यूज आ रहे हैं, फूड प्राइसेस आप देखिए, सनफ्लावर ऑयल, भारत जो है वो कुछ 75% जितना सनफ्लावर ऑयल और सीड्स हम यूक्रेन से मंगवाते थे, अब ये ज़ीरो हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस वॉर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने भी ये कहा कि ये यूक्रेन में जो चीज़ें हो रही हैं इससे ह्यूमन सफरिंग तो हो रही है, लेकिन इसी के साथ साथ फूड की प्राइस काफ़ी बढ़ चुकी है, हाउस होल्ड स्पेंडिंग काफ़ी बढ़ चुकी है, और ऐसे समय में इकोनॉमी को हम बूस्ट वापस कैसे कर पाएंगे। तो लेट्स होप कि महात्मा गांधी का देश यानी कि भारत जो है शायद कोई स्टैंड ले, तो लेट्स सी कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये युद्ध जो है अब ये रुक जाए, क्योंकि हमें तो प्रॉब्लम हो रही है, हमारे देश में तो चीज़ों की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गई, एज वी ऑल नो, पेट्रोल से लेकर खाने पीने की चीज़ें, सनफ्लावर ऑयल का एग्जांपल मैंने आपको दिया, सप्लाई चेन के डिस्ट्रप्शंस, ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। लेकिन गरीब देश, जो हमसे भी गरीब देश है, जो फूड सिक्योर नहीं है, उन देशों की हालत क्या होगी। जस्ट इमेजिन, जिसमें रशिया और यूक्रेन से वीट आता था, क्योंकि ये दोनों देश मिलकर कुछ 25% जितना वीट का प्रोडक्शन करते हैं, तो जहाँ से गेहूँ वेहूँ चीज़ें आती थी तो अब वो नहीं आ रही, तो उनकी प्राइस कितनी बढ़ चुकी है उन देशों के लिए। सर्वाइवल जो है वो बहुत ही डेंजरस प्रिकेरियस सिचुएशन हो गई है। श्रीलंका का ही एग्जांपल आप देख लीजिए, राइट। श्रीलंका के एक रीज़न ये नहीं है, श्रीलंका ये यूक्रेन वॉर की वजह से नहीं, लेकिन श्रीलंका में जो हुआ ऐसा दूसरे देशों में इजीली हो सकता है, विच इज़ अ मैटर। ये और सारी चीज़ें जो हैं ये कोलेटरल डैमेज है। तो भले ही रशिया और यूक्रेन को इंटरेस्ट ना हो, लेकिन दुनिया को इंटरेस्ट है कि ये युद्ध जो है वो रुक जाए। रही बात गांधी जी की, तो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन गांधी जी, राइट, गांधी जी हमारी नोट पर भी हैं। और आज हम ये जो टॉपिक है ये बैंकिंग के साथ जुड़ा हुआ है। बड़े बड़े कोपाउंड की बात करें तो दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड DHFL का एक कौभांड सामने आया कि 35,000 करोड़ रुपीज़ उन्होंने बैंक से ले लिया। 35,000 करोड़ रुपीज़, राइट। ABG शिपयार्ड सूरत का जो है 23,000 करोड़ रुपीज़ का फेक तरीके से उन्होंने पैसे ले लिया।
और ज़्यादातर ये जो लॉसेस है ना बैंक्स के, वो हम सबको अफेक्ट करते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। हम जब लोन लेने के लिए जाते हैं तो हमारे लिए लोन एक्सपेंसिव हो जाती है, बिकॉज ये विजय माल्या, नीरव मोदी, DHFL एक्सेट्रा, ये सारी कंपनीज जो हैं वैसे कौभांड करती हैं और वो इतने सारे पैसे लगे चूना लगा कर चली जाती हैं, तो हमें फिर उसकी ज़्यादा प्राइस, क्योंकि बैंक को पैसे रिकवर करने हैं तो वो कहाँ से करेंगे। हम जैसे छोटे क्लाइंट्स जो हैं उनसे ज़्यादा पैसे बैंक्स जो हैं वो कलेक्ट करेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा यह कहता है कि 34% जितने बैंकिंग इंडस्ट्री में जो स्कैम्स होते हैं वो इनसाइड वर्कर्स की वजह से होते हैं। जूनियर लेवल और मिड लेवल मैनेजमेंट जो है इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व रहता है। और ये सिर्फ हमारे देश का नहीं, ये वर्ल्ड वाइड इश्यू है, यही चलता है। डेलोइट का एक रिपोर्ट सामने आया है और कहा है कि स्ट्रेस्ड एसेट्स के पीछे वन ऑफ द रीज़न ये है कि जब पैसे एक बार दिए गए, डिसबर्स किए गए, तो 38% ऐसे चांसेस हैं, 38% केसेस में एसेट जो है उसका, यानी कि लोन को प्रॉपरली मॉनिटर नहीं किया जाता। और लोन देने से पहले प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होता, ड्यू डिलीजेंस, यानी कि हर बार सारी चीज़ें चेक कर ली एक्सेट्रा, तो ये ना होने की वजह से 21% ऐसे केसेस होते हैं कि NPA हो जाए। अब देखिए, हमें लगता है छोटे छोटे लोग जो है ना, रिटेल लोन वाले, जिन्हें कार ली, बाइक लिया, मोबाइल लिया, लैपटॉप लिया, तो ऐसे होम लोन एक्सेट्रा, ऐसे लोग जो है ना वो NPA इतना ज़्यादा नहीं करते। सिर्फ 4% जितने ही रिटेल लोन्स जो हैं वो NPA होती हैं। कॉरपोरेट लोन्स देखिए, 70% बैड लोन्स जो है ना वो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स की होती हैं। तो इसके सॉल्यूशंस कुछ सजेस्ट किए हैं, जैसे कि फास्ट रोटेशन ऑफ एम्प्लॉय। एक ही व्यक्ति को आप वहाँ पर बहुत समय तक बैठने मत दीजिए, उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, वरना वो रिलेशनशिप डेवलप करके फिर वहाँ पर ये गंदी चीज़ें करने लगेगा। फिर PSBs जो है उनके अंदर एक इंटरनल रेटिंग एजेंसी जो है उसके माध्यम से एक इवेल्यूएशन होना चाहिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का लोन देने से पहले। फिर MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अर्ली वार्निंग मिल जाए कि आपको कि उनके ट्रांजैक्शंस और ये सारी चीज़ें, सिबिल का स्कोर इवेल्यूएट कर लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो सकता है। लोन रिकवरी प्रोसेस को इम्प्रूव करना। सिर्फ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARLC का सेटअप करने से कुछ नहीं होगा। ये सारे स्टेप्स जो हैं ये हमें उठाने पड़ेंगे और इसी के साथ साथ दूसरे भी कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, तब जाकर ये NPA का इश्यू जो है वो शायद कम होगा। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड एज फार एज दिस पर्टिकुलर video is concerned. I'll see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.